बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट जो है 6 हम करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। पिछला पार्ट जो है अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ ऊपर देखें, हर वीडियो के ऊपर जो है ना, यहाँ मैं लिंक दे देता हूँ, इसी स्क्रीन पे आपको ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। पिछला पार्ट, हर वीडियो के अंदर पिछला पार्ट जो है आपको स्क्रीन के ऊपर ही लिंक आ जाएगा, देख लीजिए। पिछले पार्ट के अंदर हमने वर्क एग्जाम्पल्स जो 4 हैं वो किए हैं, सेल्फ असेसमेंट जो 4 हैं वो किए हैं। अब एमसीक्यूज़ कर लेते हैं इस पार्ट 6 के अंदर, ठीक है, जो आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 13 से शुरू है। एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ हैं, उनको देखते हैं। और उसके बाद CRQs कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, CRQs के फुल वर्ड्स हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, ये जो हैं वो देखेंगे। उसके बाद जिसके अंदर ये लास्ट में जो प्रॉब्लम है एक, ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद सेक्शन C है ERQs एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस, आप आसान लफ्ज़ों में कह लें सेक्शन C। इसके 5 क्वेश्चन हैं जिनके अंदर मोस्टली मैं करवा चुका हूँ वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन D न्यूमेरिकल्स का जो है, ये 10 न्यूमेरिकल्स जो हैं, इसको हम पार्ट 7 में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो है वो चैप्टर तमाम हो जाएगा। फिर 16 चैप्टर, यानी कि इस बुक का दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है भाई। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बहुत सारी चीज़ें नई आपको मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो आंखें बंद करके बराए मेहरबानी उस पर यकीन मत कीजिएगा, ठीक है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, टीचर्स ने आपको कुछ भी दे दिया है। बदकिस्मती से मुझे ये बात करनी पड़ रही है, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि फ़ी ज़माना ये चल रहा है अभी, हमारा टीचिंग क्राइटेरिया जो हमारे पास जो पढ़ाने वाले हैं, तो वो भी बस बच्चों को तो नहीं पता होता ना, बच्चों के लिए तो बस टीचर्स पता नहीं क्या है, बस जो बोल दिया उन्होंने वो फाइनल है, नोट्स में जो लिखा हुआ है वो फाइनल है, बुक में जो लिखा हुआ है वो फाइनल है। तभी तो कहता हूँ भाई, रटना नहीं, समझना है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा मेहरबानी करें, क्योंकि एंटर के बाद जो है आपका सेकेंड ईयर के बाद जो आपका एंट्री टेस्ट होगा, MD कैट, E कैट, या जो इंडिया से बच्चे हैं, जी मेंस, एडवांस, इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन लगभग एक ही जैसा मामला है ना। तो वो बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं। तो वो जो ये आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट बनाने वाले हैं ना, वो पागल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर जो बैठे हैं वो बड़ी थॉरो चेकिंग करते हैं। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको ज़रा अपने दिमाग से खंगाल लीजिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये मामला हो सकता है कि चलो भाई इसको तो घुमा दें, बच्चे को क्या पता। हकीकत बात है, स्टूडेंट को क्या पता, जो टीचर बता रहा है बस वो तो फाइनल है ना उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, करियर बनाने जा रहे हैं अपना, इसलिए आंखें बंद करके सब कुछ पे यकीन न करें। पूछें टीचर से, क्यों सर ये क्यों हो गया, यहाँ ये कैसे हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ, ठीक है। चलें MCQs क्वेश्चन नंबर 1। पहला MCQ जो है, MCQs 10 MCQs हैं टोटल। और इस दफ़ा आपके ये MCQs के आंसर्स, जैसे फ़र्स्ट ईयर में कुछ बुक्स में, जैसे कि केमिस्ट्री में बुक के लास्ट में आंसर्स MCQs के दिए हुए थे, इसमें नहीं हैं। हाँ, आगे अपडेटेड कोई वर्जन आ जाए इसका तब तो एक अलग बात है, PDF में तो इसके आंसर्स नहीं हैं। बहरहाल पहला वाले की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस। ये जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर की और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है और जो टेम्परेचर है, इसका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये क्या है। इसमें टेम्परेचर जो है वो पहला ऑप्शन कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो रिलेशन है टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, ये रिलेशन जो है
उसमें टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। सी में कह रहा है कि टेम्परेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। या फिर टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इन चारों में से क्या है? अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस के अंदर हमने रिलेशनशिप ये बाकायदा डिराइव की थी, इसके लिए फार्मूला डिराइव किया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर की और काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, इसकी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस के पार्टिकल्स की, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बी जो ऑप्शन है ना, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम इसको लेंगे। वैसे शुरू में मैंने ये सोचा था कि ये डी जो है ये होना चाहिए कि टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मैथमेटिकली मैंने इसके ऊपर गौर किया तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, ये बी जो है यही होना चाहिए। बहरहाल गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं, अगर मुझसे भी हो जाए तो इस्लाह कर दीजिएगा भाई कमेंट में। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। आप ये ज़रा वो टॉपिक निकालिए, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस, ये टॉपिक मौजूद है, आप देखें, इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, तो वहाँ पर इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि ये बी जो है ये ऑप्शन है पहले वाले का ये बी है। और इसमें क्या है? टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और इसके साथ कर दें AVG। मैंने तो यहाँ खैर इस तरह से लिखा है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैंने तो इस तरह लिखा है। आपके पास तो खैर यहाँ पे PDF में जो है वो बी ऑप्शन पूरा लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। इसके अंदर जो दूसरा वाला है MCQs, इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर STP रेफर टू अ गैस एट। यार ये तो बहुत ही आसान है ना, देखो यहाँ पर ये इसने बोला स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, फिर आगे ब्रैकेट में उसने ये भी बता दिया STP के ऊपर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर टू अ गैस एट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? 0 A में बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी में बोल रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी में बोल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डी में कह रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 101.3 किलो पास्कल या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये याद रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका जवाब है। दूसरे वाले का ए है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई। तीसरा जो MCQ है इसके अंदर ये आपको बता रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल्ड। ये देखें, ये दोबारा वही केस आ गया। अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस के अंदर हमने इसको एक वर्कड एग्जाम्पल थी, आई थिंक 15.3, उसके अंदर ये आया था। फिर उसके बाद एक जो है वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, किसमें था? एक सेल्फ असेसमेंट था, उसके अंदर ये आया था, और ये MCQ में फिर आ गया ये। इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है? इफ़ द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल्ड। अगर आप टेम्परेचर को न छेड़ें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और गैस के वॉल्यूम को डबल कर दें, यानी कि अभी जितना वॉल्यूम है उतना ही और बढ़ा दें, डबल कर दें, देन प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है, जिसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होती है प्रेशर और वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रेशर घटेगा, ये बात तो तय है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो एग्जैक्टली मतलब प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें आपने।
ए में कह रहा है पहला ऑप्शन रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, बी में कह रहा है डबल हो जाएगा, सी में कह रहा है रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, और डी में कह रहा है क्वाड्रपल्ड, मतलब एक डबल होता है मतलब 2 गुना, एक क्वाड्रपल्ड होता है मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ए होगा, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी प्रेशर की, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी प्रेशर की वो 1/2 रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तीसरा जो है इसका ए है। ठीक है, इस पर टिक लगा लीजिए, रिड्यूस टू 1/2, रिड्यूस्ड टू 1/2, reduced to 1/2 of the original value। ठीक है भाई, कब? जबकि वॉल्यूम जो है आपने डबल कर दिया है। अब ज़रा टेक्निकल बात यहाँ पर समझिए, दोबारा रिकॉल कर लें इसको। अगर वॉल्यूम आपका मिसाल के तौर पर कितना है 0.80 क्यूबिक डेसीमीटर, इसको डबल करने पे, और इस वक्त प्रेशर कितना है? इस वक्त प्रेशर जो है वो आपका 1.2 है। ठीक है, अगर इसको मैं कहता हूँ कि डबल कर दीजिए तो V2 कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा यहाँ पर 1.60 क्यूबिक डेसीमीटर, 1.60 क्यूबिक डेसीमीटर, यही डबल है ना, इसको अगर हम डबल करते हैं तो। ठीक है, और अगर इसको हम, इस पे कितना है हमारे पास प्रेशर? 1.2, तो ऑब्वियस सी बात है 1.2 से प्रेशर नीचे आएगा। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम आपने डबल कर दिया है। तो ये जो प्रेशर है अभी मौजूद है 1.2, ये भी नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा? PV इज़ इक्वल टू nRT, ये P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ये बता रहा है आपको। और उसके बाद ये V2 जो है, V1 भी है आपके पास, P1 भी है, P2 जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। V2, ठीक है भाई, ये मैंने सॉल्व किया हुआ होगा, मैं ज़रा इसको एक नज़र देख लूँ ताकि वक्त बच जाए हमारा। हाँ, ये मैंने किया हुआ है। तो प्रेशर जो बना है यहाँ पर मेरे पास 0.6 है। प्रेशर कितना आया? 0.6। अगर आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर प्रेशर जो है कितना कम हो गया है, वन 1.6। हाँ सही है, सही है। ठीक है भाई, तो आप ये देख लें कि वॉल्यूम जब ये था तो मैंने इसको डबल किया उसके ऊपर, और पहले वाले वॉल्यूम पे कितना प्रेशर था? 1.2। तो यहाँ पर दूसरे पे प्रेशर, अब मैं चेक करूँगा कि प्रेशर हुआ कितना है जब मैंने डबल कर दिया। मैंने ये ऑप्शन रखा है रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से 1/2 रिड्यूस हो जाएगा। याद रहे, ये रही ओरिजिनल वैल्यू प्रेशर की, ये रही ओरिजिनल वैल्यू प्रेशर की। अब यहाँ पर देख लिया, ये पहले प्रेशर ये था, उस पर वॉल्यूम ये था, आपने वॉल्यूम डबल कर दिया, 0.8 से 1.6 कर दिया, तो प्रेशर आपके पास कितना निकला? 0.6। तो 0.6 1.2 का क्या है? हाफ है भाई, हाफ है, और हाफ को ही हम लिखते हैं 1/2। तो प्रेशर कितना कम हो गया? 1/2 जो है वो कम हो गया, 1/2 जो है रिड्यूस हो गया, हाफ रिड्यूस हो गया। 1.2 था, ठीक है, 0.6 हो गया है। कैलकुलेटर पे चेक कर लें, प्रेशर जो है वो हाफ हो गया है, 0.6 हाफ हो गया है, यानी कि 1/2 हो गया है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ये होगा आपके पास। ठीक है भाई, चौथा MCQs जो है उसको देखें।
चौथा एमसीक्यूज बोल रहा है द एवोगाड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस या 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बिल तरतीब ABCD बता रहा हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। तो इसमें पहला जो है ये तो आसान है, एवोगाड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये चौथे का A होगा। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है भाई। नंबर 5 जो है इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 इज़। मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मीन का मतलब एवरेज ही है, तो अगर आप इसको मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहें या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहें या एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहें तो एक ही बात है। पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूल की, किसी भी आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल की जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी। ए में कह रहा है 3/2 kT, 1/2 kT, 2/3 kT और kT पावर 4, ठीक है भाई। तो ये पाँचवें पे जो है आपका ए है 3/2 kT, पाँचवें पे ए है 3/2 kT, 3/2 kT। अब ये 3/2 kT कहाँ से आ गया, वो वाला फिर डेरिवेट देखिए, वो वीडियो मेरी जो रिलेशनशिप वाली मैंने बनाई, ये रिलेशनशिप ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द टेम्परेचर, उसके अंदर ये फाइनली आपके पास डेरिवेशन आती है, ठीक है। 6 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वैसे यहाँ के मुताबिक तो ए बनता है, ए में क्या है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ए में क्या है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है ये। लेकिन आपको एक प्रीसाइज मेजरमेंट में इसके हवाले से दे दूं कि मर्दों के और औरतों के, एडल्ट मर्द और एडल्ट औरत के बॉडी टेम्परेचर, एवरेज बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में फ़र्क होता है। मर्दों का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जबकि औरतों का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है ख़वातीन का, ठीक है भाई। 7 वाला जो है हमारे पास MCQs, 7 वाले MCQs में आपसे बोल रहा है द प्रेशर P, द डेंसिटी रो, ये रो का सिंबल होता है, इसको RHO कहा जाता है, ये डेंसिटी का सिंबल है ना, ये इसको कहते हैं RHO रो, तो मैं इसको एग्जैक्ट इसके नाम से ही बुलाऊंगा। तो बोल रहा है द प्रेशर P, द डेंसिटी रो एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड टू द इक्वेशन। ये तो बड़ी आसान सी बात है, बोल रहा है प्रेशर है, डेंसिटी है या एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ए में बोल रहा है P = 2/3 ml होल स्क्वायर, बी में कह रहा है P = 1/3 ml होल स्क्वायर, सी में कह रहा है P = 1/3 रो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी v बार स्क्वायर, और डी में कह रहा है P = 2/3 L स्क्वायर। तो इन चारों में से ये कौन सी इक्वेशन से ताल्लुक़ रखता है, रिकॉल कीजिए ज़रा। ये 7 वाला जो है हमारा, 7 वाला P = 1/3 रू, ये C है, ठीक है, P = 1/3 रू, और ये हो गया एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। याद है 1 घंटा 22 मिनट की जो वीडियो बनाई है मैंने, डिराइव किया है ये सारा का सारा, कितने स्टेप्स थे, 9 स्टेप्स थे। याद आया होगा उन बच्चों को जिन्होंने वो
डेरिवेशन की है इस चैप्टर की, सबसे तवील डेरिवेशन जो हुई थी, उसके अंदर फाइनली ये प्रेशर का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। 8 जो है इसके अंदर आपसे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इन एयर, हवा में, एट एसटीपी पर द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, हीलियम एटम्स इज ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमारे पास किसकी सबसे ज़्यादा रफ्तार होगी हवा के अंदर, ठीक है, एसटीपी पर एवरेज स्पीड जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स से, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो है वो बराबर होगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के, या हीलियम एटम्स की ज़्यादा होगी बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स से। आपको याद होना चाहिए कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसका ताल्लुक डिफ्यूजन से होता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ा है उनको पता है डिफ्यूजन जो है वो किससे रिलेट करती है, डेंसिटी से। डेंसिटी का मतलब है भारीपन। जो गैस जितनी ज़्यादा भारी होगी उतनी ही उसकी रफ्तार स्लो होगी, मतलब ये है कि उतनी ही वो स्लो डिफ्यूज़ करेगी। और जो गैस जितनी हल्की होगी, ठीक है, मतलब क्या, गैस अगर हल्की है तो उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है तो वो तेज़ी के साथ जो है वो डिफ्यूज़ आउट करेगी। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात एयर की हो रही है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हीलियम भी है, हीलियम के एटम्स भी मौजूद हैं, तो हमें ये चेक करना है कि सबसे हल्की कौन सी है इसके अंदर, ऑक्सीजन गैस है या नाइट्रोजन गैस है। इसके लिए आप इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कितना, 32, 16 + 16। नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम हैं यहाँ पर। एक नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक मास 14 है, दूसरे का भी 14 है, प्लस करें तो बनता है 28। तो एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस जो है वो हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, तो इसका डिफ्यूजन रेट नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। लेकिन अभी आप सब्र करें, एयर की बात हो रही है, पिक्चर अभी बाकी है, इसमें अभी एक और भी गैसेस हैं। तो यहाँ हीलियम की वो बता रहा है, बोल रहा है हीलियम जो है वो इन दोनों से क्या ज़्यादा होगी। तो अगर हीलियम का हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो निकलता है 4, आपको पता होना चाहिए, He जिसका सिंबल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मॉलिक्यूलर मासेस तीनों को कंपेयर करें, ऑक्सीजन गैस 32 और नाइट्रोजन गैस 28 और हीलियम को देखें हम, तो हमारे पास क्या है, 4। तो जितनी ज़्यादा हल्की होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रफ्तार होगी, उतनी ज़्यादा वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करेगी, मतलब इतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो यहाँ पर डी जो है वो ये ऑप्शन है कि हीलियम एटम्स इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये डी है यहाँ पर, इस पर टिक लगा लीजिए। हीलियम He, हीलियम एटम्स ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है भाई, बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नंबर 9 पे जो हमारे पास है MCQs, इसको देखते हैं। नंबर 9 वाला MCQs जो है, नंबर 9 वाला MCQs, इसमें बोल रहा है इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, एक गैस है अगर आप उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ा दें 3 गुना, 3 टाइम्स अगर आप बढ़ा दें, द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, RMS वेलोसिटी जो होगी मॉलिक्यूल की वो कितनी होगी। अच्छा, ये RMS वेलोसिटी क्या है, इसको हम कहते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी है, जो सेक्शन बी है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है,
इसके ऊपर प्रॉब्लम भी है बाकायदा RMS के ऊपर भी। तो ये RMS वेलोसिटी क्या है, ये वही एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हम RMS वेलोसिटी भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS। ठीक है भाई। तो क्या होगा अगर आप जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 3 टाइम्स बढ़ा दें तो RMS वेलोसिटी को क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की 3 टाइम्स क्या बढ़ जाएगा, RMS वेलोसिटी क्या 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, RMS वेलोसिटी क्या 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, RMS वेलोसिटी क्या √3 टाइम्स बढ़ जाएगी, या RMS वेलोसिटी जो है 1/3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर C है, ठीक है, RMS वेलोसिटी जो है √3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये क्यों है भाई यार, इसके लिए देखिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इतना वक्त तो नहीं है ना इसके अंदर, ये अभी आगे आएगा, आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं RMS वेलोसिटी का फार्मूला, मैं आगे बता दूंगा अभी इसके बाद सेक्शन B जो करेंगे। ठीक है भाई। 10वां जो MCQ है इसके अंदर पूछ रहा है, अ गैस इज़ इनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। ज़रा ध्यान से देखें, इन अल्फाजों को पढ़ा करें, वो कह रहा है आइसोलेटेड कंटेनर। अगर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल में ये सिस्टम के हवाले से बात आई भी है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी, आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो होता है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल अलग थलग, ऐसा सिस्टम जिसके आर पार आना जाना ना हो, ना तो एनर्जी का ना मास का, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसके आर पार मतलब ना तो वो एनर्जी ले सकता हो, ना तो वो मास ले सकता हो, ना ही वो एनर्जी दे सकता हो, ना ही वो मास दे सकता हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर वो बोल रहा है गैस इज़ इनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जो कि आइसोलेटेड है, मतलब उसके आर पार उससे ना तो एनर्जी का लेन हो रहा है ना देन हो रहा है, ना तो उससे मास का लेन हो रहा है ना देन हो रहा है, ऐसे कंटेनर में गैस मौजूद है। विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्मली, इस कंटेनर को आपने रखा हुआ है एक तेज़ रफ्तार ट्रेन के अंदर, और उस तेज़ रफ्तार ट्रेन की जो रफ्तार है ना वो यूनिफॉर्म है, यकसा रफ्तार से वो हरकत कर रही है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, ए में कह रहा है इंक्रीज ड्यू टू मोशन ऑफ द ट्रेन, क्या जो है वो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ट्रेन की हरकत की वजह से। डिक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन, क्या कम हो जाएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन। या फिर सी में बोल रहा है रिमेन्स कांस्टेंट, के कांस्टेंट ही रहेगा। या डी में बोल रहा है फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन स्पीड एंड डायरेक्शन, के फ्लक्चुएट करेगा टेम्परेचर जो है गैस का ट्रेन की स्पीड को देखते हुए और उसकी डायरेक्शन को देखते हुए। तो ऐसा क्या होगा इसके अंदर, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पर ये सी जो है रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड कंटेनर है ना, मैंने जो पिक किया है, देखें भाई गलती की गुंजाइश है, अगर टीचर हजरात भी देख रहे हैं तो यार चलो डिस्कस कर लेते हैं, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी ना। गलती की गुंजाइश है इसके अंदर, मैंने इस पर गौर किया, तो मेरा ख़्याल ये है कि रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। उसकी वजह यह है कि आपको कंटेनर बोल रहा है कि आइसोलेटेड है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए एनर्जी का इन आउट होना ज़रूरी है। जब तक एनर्जी का इन आउट नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा नहीं। और ये सिस्टम क्योंकि आइसोलेटेड है, जिसका मतलब ही ये है कि इसके अंदर ना तो एनर्जी इन होगी ना एनर्जी आउट होगी, तो टेम्परेचर चेंज कहाँ से होगा भाई। ठीक है। अच्छा, दूसरा नुक्ता यहाँ पर एक और भी है, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर तेज़ी के साथ हरकत करेंगे कंटेनर के अंदर और एक दूसरे से टकराएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर तेज़ी के साथ हरकत करेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा खुद ब खुद। कॉमन सेंस की बात है ना यार। देखो अगर एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो तेज़ी के साथ टकराने लग जाएं एक दूसरे से, वजह कोई भी हो,
तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब उस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये जो ट्रेन जा रही है जिसके अंदर ये आपने कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर गैस मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी रेज होता है कि यार वो ट्रेन जो जा रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। ये भी उसने बोला है कि ट्रेन की रफ्तार यकसां है। अगर ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है या घटती है, देखें हर एंगल से मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है या घटती है तो इसका फ़र्क कंटेनर के अंदर मौजूद गैस के पार्टिकल्स के टकराव पे भी होगा। वो भी तेज़ी से टकराएंगे या स्लो टकराएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है ट्रेन, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा अभी बता चुका हूँ कि ट्रेन पार्टिकल्स अगर तेज़ी से टकराएंगे तो इसका इफेक्ट इसी पे पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात आपको। लेकिन वो ट्रेन का भी बोल रहा है कि ट्रेन यूनिफॉर्म रफ्तार से जा रही है। समझ में आ गई बात। तो मेरा दो तरह से मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। तो मेरा यहाँ पर ये ख्याल है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं CRQs की तरफ। लेकिन बहरहाल ये है कि बंदा बशर है, मिस्टेक की गुंजाइश फिर भी निकल सकती है। मैं होल हार्टेडली वेलकम करता हूँ हमेशा तनकीद को। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे इस्लाह की गुंजाइश निकले। कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई, इसके अंदर हम सब ही सीखते हैं, ठीक है। CRQs की तरफ चलते हैं। CRQs ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी है ये। CRQs के फुल वर्ड्स जो हैं वो आप लिख लीजिए ज़रा। CRQs, इसमें ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये CRQ जो है इसका मतलब है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। ये जो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, ये फुल वर्ड नहीं है CRQs के, ये बात जहन में रहे। वो तो उसने आसान लफ्ज़ों में आगे बता दिया कि भाई इसके ये वैसे ही हैं शॉर्ट आंसर्स जो होते थे, ठीक है। तो यही आपको करना है। लेकिन CRQs के फुल वर्ड्स हैं कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है यानी कि यहाँ पर 15.1 इसमें आपसे बोल रहा है वाई द अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। अब देखें मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा। बिकॉज और आंसर भी आपको बता दूंगा इंग्लिश में, ठीक है ना। लिखने से हमारा टाइम जो है वो थोड़ा ज़ाया हो जाएगा। वाई द अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को समझ लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर या हीट जो है वो फ्लो करती है ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। ये चाय का कप है या कोई भी चाय का कप तो चलो नहीं लेते, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये एक बॉडी है जो कि हॉट है, ठीक है, और इसका मौजूदा टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सेंटीग्रेड में कितना है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मौजूदा टेम्परेचर जो है वो क्या है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ये ज़्यादा हॉट है इसके मुकाबले में और ये कम हॉट है। आप इन दोनों को इन कांटेक्ट ले आइए, मतलब इनको मिला के रख दीजिए, तो क्या होगा, हीट यहाँ से फ़्लो होगी इसके पास। हीट ज़्यादा से कम मिकदार की तरफ फ़्लो होना शुरू हो जाती है। कब तक फ़्लो करेगी, जब तक बराबरी वाला मामला ना हो जाए। इसको हम कहते हैं क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कब होता है, जब दो बॉडीज़ जिनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट हो, आप उनको इन कांटेक्ट ले आइए, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो करके कहाँ जाएगी, दूसरी बॉडी के पास।
कब तक जाएगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। अब यहाँ से 50 डिग्री से, अब यहाँ से हीट जो है वो फ्लो होकर इसकी तरफ जाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 49 हो जाएगा, 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर इसका राइज कर जाएगा और इसका ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। दिस इज कॉल्ड thermal equilibrium. We can say that both the bodies are in thermal equilibrium. Got it? Now compare this 15.1. Two bodies. One is sun. So massive. Massive means बहुत बड़ा है सन। ठीक है, सन इतना बड़ा है कि आप ये समझ लीजिए कि एक फुटबॉल का ग्राउंड जो है ना, या ये समझ लीजिए कि ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है इस पर मैं एक डॉट बना देता हूँ, डॉट। तो ये बोर्ड क्या है? ये सन है। और ये डॉट क्या है? ये अर्थ है, आपकी ज़मीन जिस पे आप रहते हैं, जिस पे आप मुझे सुन रहे हैं। ये हकीकत है इसकी। ये सन है और ये अर्थ है। अब मुझे बताइए, जो बॉडी है उसको रिसीव करेगी जो हीट, सन से हीट आ रही है ना, सन से अर्थ की तरफ हीट आ रही है। तो हमारी अर्थ जो है वो तो छोटी सी है, सन जो है बहुत ज़्यादा मैसिव है। इतना मैसिव है कि जो वो हीट अब दे रहा है तो ये क्या इसको एकोमोडेट कर सकती है? इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पर, सन का टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर हीट फ्लो भी होके आएगी तो यहाँ पर कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि मैसिव भी तो होना ज़रूरी है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी गुंजाइश भी तो हो कि वो हीट को अपने अंदर रोक सके, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर अर्थ का मास ही इतना नहीं है, अर्थ हमारी इतनी मैसिव ही नहीं है। ये अगर सन से हीट लेती भी है तो कितनी ले सकेगी? और जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम बराबरी की बात करते हैं। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये डेफिनेशन बाकायदा लिखी हुई भी है, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे ना, शुरू में लिखी हुई है थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पर तो गुंजाइश ही नहीं है कि इस टेम्परेचर को ये एकोमोडेट कर सके, बहुत डिफरेंस है। ये भी मैंने कम बताया आपको, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड सन का, और यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज पूरी अर्थ का अगर हम लें 15 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। तो ये बात है कि ये कभी भी इसको इस थर्मल इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकते, दोनों के दोनों। समझ में आ रही है बात आपको? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है भाई। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो मैंने लिखा था वो देख लीजिए। सन इज़ सो मैसिव, लिख नहीं सकता, टाइम नहीं है, इसका नोट कर लें आंसर। सन इज़ सो मैसिव एज कंपेयर्ड टू अर्थ, हैंस इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो गया 15.2। ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि ज़रा तफसील से बताइए टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है, क्या ताल्लुक़ है टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो 15.2 हमारा डन हो चुका है। ठीक है, 15.3 जो है इसमें क्या बोल रहा है आपसे? 15.3 इसमें आपसे बोल रहा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज़ पुट इन अ फ्लेम। ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जब मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, ये मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर की एक टाइप है जिसके अंदर मर्क्यूरी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नॉर्मली डॉक्टर्स के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये मुशाहिदा किया जाता है, दैट के व्हेन मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज पुट इन अ फ्लेम, जब मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर को आप किसी फ्लेम, किसी शोले के आगे रखते हैं, ठीक है, कैंडल जल रही है, उसका ऊपर फ्लेम है,
उसके आगे आपने, उसके सामने मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर को आपने रख दिया। द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी फर्स्ट डिसेंड्स देन राइजेस। ये जो मर्क्यूरी आपको नज़र आ रही है इसके बारे में बात कर रहा है। कॉलम से मतलब ये मर्क्यूरी की जो लंबाई है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, ये इसके अंदर, ये मर्क्यूरी इसके अंदर होता है, ठीक है, ये ऊपर शीशे का बना हुआ है और यहाँ पर ये मर्क्यूरी जो है इसके अंदर, ये शीशा है, शीशे की बनी हुई ट्यूब है, थर्मोमीटर बना रहा हूँ ये शीशे की बनी हुई ट्यूब है लंबी सी थर्मोमीटर की, इसके अंदर एक और शीशे की बनी हुई छोटी सी ट्यूब है, उसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है। इसका लेवल होता है, यहाँ तक सपोज़ करें मर्क्यूरी मौजूद है, यहाँ तक सपोज़ करें ये मर्क्यूरी मौजूद है। अब वो बोल रहा है कि अगर आप इसको फ्लेम के नीचे रखते हैं, फ्लेम के नीचे रखते हैं, तो ये जो मर्क्यूरी का लेवल है पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये मर्क्यूरी का लेवल पहले यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मिसाल के तौर पर कम होके, नीचे करता हूँ इसको, ओरिजिनल यहाँ एरो से बना के रखता हूँ, अब इसको नीचे लाता हूँ, यहाँ पर आ गया। शुरू में क्या होगा, इसको कहते हैं डिसेंड, बोल रहा है नीचे आ जाएगा। अब जो है आप इसको इसी तरह रखे रहें, थोड़ी देर बाद फिर आप देखेंगे कि अब जो है मर्क्यूरी का लेवल अब जाना शुरू हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह नोट कर लीजिए भाई। आपको पता है जब हम चीज़ों को हीट प्रोवाइड करते हैं तो चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, फैल जाती हैं। तो आप जो है जब हीट प्रोवाइड करेंगे इस थर्मोमीटर को, वो हीट जाएगी इस मर्क्यूरी के पास, तो ये मर्क्यूरी भी एक्सपेंड होगा, फैलेगा। थर्मोमीटर में इतनी जगह नहीं है, तो मर्क्यूरी जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, मर्क्यूरी जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन बोल रहा है ये बात तो सही है, मर्क्यूरी एक्सपेंड होने के लिए ऊपर की तरफ ही निकलेगा, लेकिन शुरू में ये नीचे क्यों गया? भाई शुरू में नीचे इसलिए गया क्योंकि हीट पहले रिसीव किसने की? हीट ये जो आ रही है फ्लेम से पहले रिसीव की इस गिलास ने, इस शीशे ने, इस गिलास ने, इस शीशे ने, इसने रिसीव की। और मर्क्यूरी को तो बाद में मिली ना, पहले इस शीशे को मिली। तो ये शीशा जो है, ये गिलास जो है, ये क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे ही ये एक्सपेंड होगा यहाँ से, तो मर्क्यूरी जो है वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना भाई, मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा क्योंकि जगह मिल गई ना उसको। आपने जब हीट किया है, ये हीट सबसे पहले इस गिलास के थर्मोमीटर की जो बेस है इसके पास गया है, इससे ये बेस जो शीशे की बनी हुई है ये एक्सपेंड हुई, जगह मिल गई। तो अब ऊपर जो मर्क्यूरी है वो क्या होगा, नीचे जाएगा। अब जितना इसने एक्सपेंड होना था इस शीशे की ट्यूब ने, उतना ये एक्सपेंड हो गया। अब हीट किसके पास जाएगी, अंदर मर्क्यूरी के पास। तो जब ये एक्सपेंड हुआ तो जगह बनने की वजह से मर्क्यूरी पहले डिसेंड हुआ, नीचे आया, और फिर उसके बाद हीट मिली मर्क्यूरी को, तो मर्क्यूरी भी एक्सपेंड हुआ। और एक्सपेंड होने के लिए मर्क्यूरी को जगह यही सिर्फ है इसके अंदर कि वो ऊपर की तरफ जाए। तो पहले नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर दोबारा राइज होना शुरू हुआ। तो ये वजह है कि थर्मोमीटर में पहले जो है वो मर्क्यूरी डिसेंड होता है, फिर एसेंड होता है। ठीक है, इसका जवाब भी मैंने लिखा था, आप ओरल सुन लीजिए। गिलास ऑफ थर्मोमीटर get heat first and expand. Hence mercury fell down initially, then mercury get heat and expand. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। CRQ का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यार ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमसे टेम्परेचर और प्रेशर पूछ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो वो तो हमें पता है टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन है। या फिर अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 760 mm ऑफ Hg है या 760 टॉर है, एक ही बात है। ठीक है, या 14.7 psi है। तो ये तो हमें पता है।
तो क्या वाकई ये टेम्परेचर और प्रेशर पूछ रहा है हमसे एसटीपी वाला? वो तो हमें पता है। नहीं, ये नहीं पूछ रहा। आप ज़रा सवाल पे गौर करें। वो कह रहा है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होते क्या हैं, ये बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 15.4 जो है, 15.4 जो है, इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड सेट फॉर एक्सपेरिमेंटल। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं, ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स यूज टू अलाउ कंपैरिजंस टू बी मेड बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। तो ये स्टैंडर्ड्स जो आप सेट कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स आप सेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया है एसटीपी यानी कि प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 273 केल्विन। ये स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए हैं, तो ये क्या है, किस लिए किए हैं आपने? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स, जिनकी मदद से आप एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स कर सकें। यानी कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसमें जो आपको मेजरमेंट्स मिल रही हैं, वो मेजरमेंट्स को आप कंपेयर कर सकें। किससे कंपेयर कर सकें? आपके पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सकें। भाई देखें, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आपकी हाइट बहुत कम है। आप बोलते हैं मेरी तो हाइट बहुत ही ज़्यादा है यार, मेरी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सकें। आप दावा कर रहे हैं कि मेरी हाइट सबसे ज़्यादा है किसी भी चीज़ से दुनिया की, तो बुर्ज खलीफा आपके बराबर ला के ना खड़ा कर दिया जाए। आप देख लीजिए अपनी हाइट को, तो बुर्ज खलीफा क्या है भाई? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है जिससे आप कंपेयर कर सकें। बात को समझिएगा, जिससे आप कंपेयर कर सकें। साइंस में भी ऐसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सकें। आपने जो प्रेशर कैलकुलेट किया है, आपने जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया है, उसको कंपेयर करना ज़रूरी है इस कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ से। तो प्रेशर का भी हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है, टेम्परेचर का भी हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है। इन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वो कितना है? टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 273 केल्विन है। या हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए स्टैंडर्ड्स सेट फॉर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स यूज टू अलाउ कंपैरिजंस टू बी मेड between different sets of data like temperature is equal to 273 Kelvin and pressure is equal to 1 atmospheric pressure। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट आ रही है, ठीक है, आप सनलाइट के सामने थर्मोमीटर को रख देते हैं ऐसे। What will read the temperature? तो आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, आप ये बता दीजिए। आपको नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। आपका थर्मोमीटर जो है वो आपको नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगा। देखें, थर्मोमीटर आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में ये थर्मोमीटर है, तो मेरे सराउंडिंग की में भी तो कुछ हीट मौजूद है ना, मेरे सराउंडिंग में भी कुछ हीट मौजूद है। मेरे हाथ में अगर थर्मोमीटर है तो मेरे हाथ में मौजूद थर्मोमीटर मुझे सराउंडिंग की क्या बताएगा? मुझे सराउंडिंग का वो बताएगा, हीट बताएगा कि सराउंडिंग के अंदर कितनी हीट है या मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। ये थर्मोमीटर मुझे ये बताएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, अभी ये सनलाइट आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, सनलाइट स्पेस से आ रही है, तो आपके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, मैं हूँ, आप हैं या कुछ भी है या हवा है आपके इर्द गिर्द मौजूद, सबका टेम्परेचर एक ही जैसा होगा, जो कि ये थर्मोमीटर आपको बताएगा आम हालात में। लेकिन ये सनलाइट जो बाहर से आ रही है, ठीक है, सन से आ रही है ताज़ा ताज़ा, इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है,
वो तो चेंज होगा ना भाई, उसमें तो ज़्यादा हीट होगी ना, जो सनलाइट आ रही है उसमें तो हीट ज़्यादा होगी, वो सन से आ रही है। तो आपका थर्मोमीटर जो है वो आपको नॉर्मल रीडिंग नहीं देगा, आपका थर्मोमीटर जो है वो आपको रॉन्ग रीडिंग्स देगा। समझ में आ गई बात? आपका थर्मोमीटर आपको नॉर्मल से बढ़ी हुई रीडिंग देगा। आप इसका टेम्परेचर अगर लेना चाहेंगे, ये मार्कर धूप में रखा हुआ है, ठीक है, सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है, आप इसके साथ थर्मोमीटर को जब टच करेंगे तो नॉर्मल से ज़्यादा आपको बताएगा ये, ठीक है। तो ये इसकी वजह है। तो इसका जवाब आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, इट विल शो हायर टेम्परेचर देन द ट्रू एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट का मतलब तो अभी मैं समझाना मुश्किल हो जाएगा, या सराउंडिंग टेम्परेचर कर लें आसान लफ्ज़ों में। तो क्या होगा इसका जवाब, इट विल बी शो हायर टेम्परेचर देन द ट्रू एम्बियंट टेम्परेचर या ट्रू सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको देख लीजिए, 15.5 भी हो गया, 15.6 15.6 में कह रहा है द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन। वाई? एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो लीक हो रही है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर ऐसा ही कोई सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन रखी हुई है तो ऑक्सीजन जो है वो स्लोली लीक हो रही है अपने सिलेंडर से, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ लीक हो रही है। भाई लीकेज का मतलब क्या है? रफ्तार, वेलोसिटी। और ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या चीज़, कि जितनी हल्की गैस होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करेगी, मतलब उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो और इसका ताल्लुक़ किससे, कि ये हल्की गैस है, ये भारी गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास से। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 2 है भाई, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं हाइड्रोजन गैस के केमिकल फार्मूले में, H2। और ऑक्सीजन गैस का जो केमिकल फार्मूला है वो O2 है। तो यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें हाइड्रोजन गैस का तो वो 2 बनता है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो 32 बनता है। तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की रफ्तार में, उनकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। हाइड्रोजन गैस की रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन गैस की रफ्तार हाइड्रोजन गैस की रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन गैस की रफ्तार कम होगी। वजह उसका मॉलिक्यूलर मास। तो वो जो सिलेंडर है जिसमें से ऑक्सीजन स्लोली लीक हो रही है, लीकेज का मतलब उसकी रफ्तार ही है ना, उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है। तो ये वजह है कि ऑक्सीजन गैस जो स्लोली लीक हो रही है और जो हाइड्रोजन गैस है वो तेज़ी के साथ लीक हो रही है, ठीक है। इसका आंसर अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखा है हाइड्रोजन गैस इज़ लेस डेंस देन ऑक्सीजन गैस, हैंस डिफ्यूज फास्टली देन ऑक्सीजन गैस, ठीक है भाई। 15.7 जो है इसकी तरफ आ जाइए। फिफ्टीन पॉइंट 7 इसमें कह रहा है व्हेन अ सील्ड थर्मस बॉटल फुल ऑफ कॉफ़ी इज शेकिन, यानी कि एक थर्मस बॉटल है जो कि सील्ड है जिसमें कॉफ़ी मौजूद है, ठीक है, आप उसको शेक करते हैं, वो शेक की जाती है। व्हाट आर द चेंजेस अकर, तो क्या चेंज आएगा ये बता दीजिए। भाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आसान लफ्ज़ों में टेम्परेचर जो है कॉफ़ी का बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा टेम्परेचर कॉफ़ी का? आपने कॉफ़ी को चूल्हे पे तो नहीं रखा, माइक्रोवेव अवन में तो नहीं रखा उस थर्मस को, लेकिन उस थर्मस में मौजूद कॉफ़ी जो है वो गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि उस थर्मस को शेक कर रहे हैं तेज़ी के साथ, तो उससे अंदर मौजूद जो कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूँ।
वजह यह है कि जब आप उसको शेक कर रहे हैं थर्मस को, उसके अंदर जो कॉफ़ी है वो भी शेक हो रही है, मतलब उस कॉफ़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी शेक हो रहे हैं। और जितनी तेज़ी के साथ कॉफ़ी के मॉलिक्यूल्स शेक हो रहे हैं, हिल रहे हैं, वो आपस में उसी तेज़ी के साथ टकरा रहे हैं। तो तेज़ी के साथ टकराने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है टेम्परेचर के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी कॉफ़ी के मॉलिक्यूल्स की शेकिंग की वजह से, तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ओरली सुन लीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑन शेकिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, दैट इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 15.7 के बाद 15.8 आपके इस PDF में नहीं है, बल्कि 15.9 है। ठीक है, तो उसको सुन लीजिए। अब ये 15.8 हो सकता है कि आगे जब बुक आए तो इसमें ये अपडेट हो जाए। बहरहाल 15.7 तक ही है, ये 15.9 पे हम आ गए। 15.8 को फ़िलहाल छोड़ दिए। 15.9 में कह रहा है, हाउ डज़ द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस की, जिसको हम KMT कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी कह लें गैसेस की, कैसे जो है इन दो मामलात को देखती है। जिसमें से पहला A जो है उसमें कह रहा है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, कि गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। पहला क्या बोल रहा है इसमें A में, गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, कि गैस जो है वो प्रेशर लगा रही है। तो KMT या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस बारे में क्या कहती है? ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस बारे में ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुस्तकिल हरकत में हैं। और अगर आपको याद हो वो जो 1 घंटा 22 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है ना, जिसके अंदर मैंने ये ड्राइव की है इक्वेशन के प्रेशर जो है वो बराबर है किसके, 1/3 डेंसिटी और उसके बाद एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ये वाला, ये 2.5 इंच की जो इक्वेशन ड्राइव की है 1 घंटा 22 मिनट के अंदर। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर आप देखिएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के दौरान हमने इस चीज़ को देखा था कि ये जिस क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं इसकी वॉल के साथ। गैस के मॉलिक्यूल्स, KMT ये कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ वॉल्स के साथ जाके टकरा रहे हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इनके टकराव की वजह से गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। गैस के मॉलिक्यूल्स के टकराव की वजह से, टकराने की वजह से, कोलाइजन की वजह से, जो कि ये वॉल्स से टकरा रहे हैं, इसकी वजह से गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। कैसे भाई? प्रेशर है क्या? प्रेशर जो है वो बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो क्यूब है, इसकी ये जो वॉल है, क्या इसका एरिया नहीं होगा? बिल्कुल एरिया है। और एरिया आपको पता है किसको कहते हैं? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये एरिया कहलाता है। तो ये जो क्यूब है, डब्बा है, बॉक्स है, इसकी जो वॉल है एक, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ठीक है, और ये जो एयर का मॉलिक्यूल आके इससे टकरा रहा है, हिट कर रहा है इसको, तो क्या एयर का मॉलिक्यूल, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। ये एयर का मॉलिक्यूल भी 3D है, 3 डायमेंशनल, 3D। मतलब इस एयर के मॉलिक्यूल की, इस गैस मॉलिक्यूल्स की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसमें से आप ये लंबाई और चौड़ाई ले लें तो क्या बन जाएगा? एरिया। क्या बन जाएगा? एरिया। बहरहाल पार्टिकल के लेवल के ऊपर हमें एरिया की बात नहीं करना चाहता यहाँ पर अभी। फ़िलहाल तो आप यहाँ देखें कि ये जो बॉक्स है, जो क्यूब है, इसकी जो वॉल है, उसका क्या एरिया नहीं है?
अब ये जो गैस का पार्टिकल आके इसको हिट कर रहा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है, ये गैस का पार्टिकल आके जब इसको हिट कर रहा है तो तेज़ी से कोई चीज़ आ रहा है तो क्या फोर्स नहीं होगी इसके पास, इस पार्टिकल के पास? एग्जैक्टली इसके पास फोर्स भी है। तो ये फोर्स से टकरा रहा है इसको, तो ये फोर्स एक्ट कर रही है, इस गैस पार्टिकल की फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा ना भाई, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। तो KMT ये कहती है, पहली बात का जवाब देती है आपके, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। तो यही आपका उसने बोला है कि ऐसा क्यों है भाई, बता दीजिए। हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट्स। अकाउंट का मतलब होता है साबित करना। तो अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, कि गैस जो है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसका जवाब जो है आप नोट कर लीजिए, मैं ओरली बता रहा हूँ, मैंने अभी समझा भी दिया आपको कि वजह क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं गैसेस। इस ए को ज़रा नोट कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल विद अ फोर्स एंड वॉल हैज़ एन एरिया, हैंस प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है भाई। इसमें जो दूसरा सवाल है उसमें बोल रहा है द प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, कि गैस का टेम्परेचर जो है, गैस का प्रेशर जो है, इसको भी मैं लिख लूँ, छोटा सा ही पॉइंट है। क्या कह रहा है इसमें? द प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। The pressure of gas depends upon its temperature। इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोल रहा है ये? गैस का प्रेशर जो है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर गैस का बढ़ जाएगा तो क्या प्रेशर भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई, बिल्कुल बढ़ जाएगा। कैसे? टेम्परेचर कब बढ़ रहा है? जब आप गैस को हीट कर रहे हैं। ये हीट जब गैस तक पहुंच रही है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स तक पहुंच रही है, और ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, जिससे बढ़ेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वो मज़ीद ताकतवर होंगे, और जिस रफ्तार से जा रहे थे अब उससे तेज़ी से जाएंगे। जितनी तेज़ी से जाएंगे मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जब वो जाके वॉल को हिट करेंगे कंटेनर की। समझ में आ गई बात आपको? तो आपने देखा कैसे जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया उससे प्रेशर बढ़ गया। टेम्परेचर का ताल्लुक कैसे प्रेशर के साथ है। ठीक है। अब इसका ओरल में जवाब भी बता रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लें। उसके बाद 15.10 जो है, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है VRMS की, इसको करते हैं, लेकिन ये आप इसका जवाब ओरली सुन लें। बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ इसका, सेकंड वाले का। टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज फोर्स, फोर्स इंक्रीजेस प्रेशर, हैंस प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द मोर विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये 15.10 जो है ये देख लें आप, और ये तो प्रॉब्लम है सीधी सीधी, ये VRMS के हवाले से, और ख़ास जो है ना इसमें आपका कोई इस चैप्टर के अंदर इन्होंने तफसीली बात भी इस बारे में नहीं बताई। बहरहाल 15.10 इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल। एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल, ये आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये देखें, एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल मतलब सिर्फ एक एयर मॉलिक्यूल की आपको एवरेज स्पीड
कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड याद है, ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये था ना, इसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, VRMS। एक ही चीज़ को एक और तरीके से बुलाया जा रहा है, VRMS। R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन, S का मतलब है स्क्वायर, और इस बड़े वाले V का क्या मतलब है, वेलोसिटी। इससे बन जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS। तो वो जो अगर आपसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल बताइए, तो आसान लफ्ज़ों में वो आपसे बोल रहा है VRMS बताइए, VRMS बताइए। ठीक है भाई। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला चाहिए, फार्मूला है, बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने सर्च की, रिसर्च करने के बाद इसका डेटा मैंने निकाला इंटरनेट से। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ दिया है इसने, हाँ टेम्परेचर भी दिया है इसने, टेम्परेचर भी दिया है, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बात तो इसने ये बोल दी एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल बताइए, एक मॉलिक्यूल की, यानी कि VRMS बताइए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताइए। फिर उसने आपको टेम्परेचर भी दिया है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी कोई चीज़ दी है उसने आपको, तीसरी चीज़ उसने आपको यहाँ पर जो दी है, एंड कंपेयर इट टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर। मतलब पहले तो आप ये निकालिए कि एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल यानी कि VRMS निकालिए, फिर आपको इसको क्या करना है, अगला काम यहाँ पर ये कंपेयर करना है, कंपेयर VRMS विद स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है हमारे पास, 330 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो VRMS फाइंड आउट करें, उसके बाद फिर उसको कंपेयर करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के साथ। ठीक है भाई। तो हमारे पास फार्मूला क्या है इसके लिए, फार्मूला ये रहा, VRMS बराबर है √3kT/m। ठीक है भाई। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आपको ओरली बता दूँ, ये k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यूज़ की जो कैलकुलेशन है ना, सब प्लस माइनस में यहाँ करूँगा, ये रफ में होगा, इसको नोट करते रहिएगा। ये k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है भाई। तो k की जगह पर, इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, 3 तो लिखा हुआ है। टेम्परेचर जो है ये आपको केल्विन में चाहिए, अगर सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में कर लें। कैसे करेंगे, फार्मूला याद है, टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड आउट करने का। जो टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको निकालना है तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड के साथ 273 को प्लस कर दीजिए, तो टेम्परेचर इन केल्विन आपके पास कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा। तो ये 20 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। इस वैल्यू को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, प्लस 273 इज इक्वल टू 293 केल्विन। ठीक है भाई। तो टेम्परेचर की जगह पर इस वक्त आ जाएगा 293। m जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ये किसका मास है, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये सबसे टिपिकल है यहाँ पर, एयर का मास है। अब एयर किससे मिलके बनी है, एयर मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का ये बात जहन में रखिएगा।
एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, हीलियम गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमूआ है असल में एयर। तो जब हम मास ऑफ एयर की बात करते हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में उन सारी गैसेस के मासेस के सम की बात करते हैं। तो हमारे पास एक एवरेज मास जो है ना, वो मोलर मास जो है हमारे पास, ठीक है। अगर आप देखें मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आप कह लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, वो है हमारे पास 28.8 ग्राम पर मोल, यानी कि ये है मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये पर मोल, एक मोल की बात हो रही है। ज़रा बात को देखें, समझिएगा। हमारी अर्थ जो है ना बहुत बड़ी है और कहाँ कहाँ एयर नहीं है, या एक मोल की बात हो रही है भाई। एक मोल अगर आप एयर का लेंगे, एयर का एक मोल लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 28.8 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा। 28.8 ग्राम ये एवरेज है, इसको हम लेते हैं। लेकिन ये एक मोल की बात है। हमें जो चाहिए यहाँ पर वो एक मोल नहीं चाहिए, उसका मास नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल। और अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता करना है, ये मैं मिटा दूँ, ये नोट कर लिया आपने। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास अगर आपको फाइंड आउट करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो इसके लिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो फिर आपको मोलर मास जो है ये, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके ऊपर? एवोगैड्रस नंबर के ऊपर। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलर मास m.m, ठीक है भाई, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रस नंबर, एवोगैड्रस नंबर। तो यहाँ मोलर मास आपके पास कितना है? 28.8 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रस नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो 28.8 को जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 4.78, वो आएगा, सॉरी, वो आपके पास जवाब आएगा 0.0288। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका जवाब 0.0288, 0.0288, ठीक है भाई। ये क्या है? ग्राम आपके पास आएगा। ये मत भूलिएगा, ये क्या आपने फाइंड आउट किया है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब आपके पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो क्या मैं इसको यहाँ लिख दूँ? मसला हल हो गया? नहीं, मसला हल नहीं हुआ भाई, अभी थोड़ा और ट्विस्ट बाकी है। ये आपने ग्राम में लिया है, ये आपने ग्राम में लिया है और आएगा ही ग्राम में, ठीक है। आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.0288 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोग्राम में कन्वर्ट होने के बाद इसका जवाब आएगा 4.78 इंटू 10 रेज़ टू पावर -26 किलोग्राम। ये वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू मैं अब यहाँ पर लिखूँगा, तब जाके मैं VRMS कैलकुलेट करने के काबिल होऊंगा। तो अब मैं इससे आगे चलूँ, कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 293 केल्विन, के को हटा दें, 293 केल्विन, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन किलोग्राम, नॉट इन ग्राम। आखिर में वजह बताऊंगा कि सर ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा क्यों रहे हैं, बताऊंगा, लेकिन अभी लिख लो भाई 4.78 इंटू 10 रेज़ टू पावर -26 किलोग्राम, ये आ गया। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे, और आखिर में जब आप रूट निकालेंगे
तो यहाँ पर जो जवाब आपके पास आएगा वो आएगा 503 503.75 मीटर पर सेकंड। ये पता है आपने क्या फाइंड आउट किया? 503.75 मीटर पर सेकंड। ये आपने एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी एक एयर के मॉलिक्यूल की फाइंड आउट की है। एक एयर के मॉलिक्यूल की आपने रफ्तार कितनी निकली है? 503.75 मीटर पर सेकंड। आप इसका यूनिट देख रहे हैं, मीटर पर सेकंड। ये आपने स्पीड फाइंड आउट की है भाई। ऐसा ही यूनिट्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड यूनिट लेने पड़ते हैं। आपको याद है यहाँ मोलर मास जो आपने ये निकाला था वो ग्रामों में निकाला था। मैंने कहा इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मास का स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम नहीं है, SI यूनिट ग्राम नहीं है, किलोग्राम है। तो हमें SI यूनिट यहाँ पर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? इसलिए क्योंकि हम साउंड की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से कंपेयर करने जा रहे हैं। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये दोनों, ये क्या है? ये SI यूनिट है, ये SI यूनिट है, मीटर पर सेकंड SI यूनिट है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो सेम यूनिट में बात होनी चाहिए ना। आप ग्राम को बीच में ले आएंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। SI यूनिट जो है वो किलोग्राम है, SI यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इसलिए मजबूरी है। ठीक है भाई। अब आप कंपेयर कर लीजिए। ये जो आपके पास आया है 503.75 मीटर पर सेकंड, ये किसकी रफ्तार है? ये जो उसने पूछा था आपसे, एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल कितनी आपके पास आ गई? 503.75 मीटर पर सेकंड। अब इसको कंपेयर कर लें, अब इसको कंपेयर कर लें 503.75 और इसको कंपेयर कर लें। तो आप कह सकते हैं कि एक एयर के मॉलिक्यूल की रफ्तार जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा है ना। ये 503.75 मीटर पर सेकंड है, ये 330 मीटर पर सेकंड है, ज़्यादा है ना। समझ में आ रही है बात आपको? ये ज़्यादा है, तो इसका कंपैरिजन भी हो गया। अच्छा ठीक है भाई। तो ये CRQs जो है ये आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद सेक्शन C है ERQs। इसके अंदर मैं 15.1 की अगर बात करूं, देखिए अब यह मैं दोबारा तो नहीं वो बातें कर सकता ना, वो सब कुछ दोबारा तो नहीं करवा सकता ना। अगर आप ERQs को देखें, ये लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 ERQs। ERQs के हमारे पास फुल वर्ड हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। और ये 5 के 5 क्वेश्चंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको सवाल पढ़ के समझा देता हूँ, बाकी इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सेक्शन C ERQs लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस में, व्हाट इज़ टेम्परेचर, एक्सप्लेन द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इन डिटेल। भाई ये पार्ट 1 के अंदर ही मैंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, पार्ट 1 के अंदर सब मैंने तफसील से बता दिया, ठीक है। 15.2 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। भाई ये भी गैस लॉज जो हैं उसके अंदर मैंने ये वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर 15.3 में कह रहा है डिराइव जनरल गैस लॉ बाय मेकिंग यूज़ ऑफ गैस लॉज। जनरल गैस लॉ को आप ड्राइव कीजिए गैस लॉज को यूज़ करते हुए, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इनको यूज़ करते हुए जनरल गैस लॉ को डिराइव कीजिए। ये भी मैं कर चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, देखिए इसी के चौथे तीसरे पार्ट के अंदर मौजूद होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, उसमें भी देख सकते हैं, और हर वीडियो के लास्ट में भी खैर लिंक मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 15.4 यहाँ पर ये कह रहा है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मॉलिक्यूलर मूवमेंट बता दीजिए, यानी कि मॉलिक्यूल की हरकत बता दीजिए, गैस के मॉलिक्यूल की हरकत बता दीजिए जिसकी वजह से
गैस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। वो हरकत कौन सी है मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अभी वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि वो गैस का मॉलिक्यूल क्यूब के अंदर, उस डब्बे के अंदर गैस का मॉलिक्यूल एक दीवार से टकराता है, यहाँ से टकरा कर दूसरी दीवार पे जाता है, उससे टकराता है, उससे टकरा कर फिर दोबारा इस दीवार पे आता है, तीसरी। तो ये दीवारों से जो टकराव हो रहा है मुस्तकिल गैस के मॉलिक्यूल्स का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। तो वो इसी बारे में जानना चाहता है आपसे, तो ये आपने बता दिया शुरू में। फिर आगे कह रहा है डिराइव प्रेशर इक्वेशन। हाँ, अब आगे जो इसने 3 लफ्ज़ों की बात बोली है ना, डिराइव प्रेशर इक्वेशन, आपको फिर बता दूं भाई, मेरा 1 घंटा 22 मिनट लगा है इसी बात के ऊपर कि प्रेशर इक्वेशन को ड्राइव करें। वो 2.5 इंच की जो इक्वेशन है, देखिए ज़रा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15.5 इसमें बोल रहा है इंटरप्रेट मैथमेटिकली दैट टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मैथमेटिकली इसको इंटरप्रेट करें, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे ये बोल रहा है कि फार्मूला ड्राइव कर दें, जिसमें आपने वो फार्मूला बनाना है जो कि ताल्लुक़ बताए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। बाकी सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स जो हैं, ये आपके 10 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनेगी। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि 15th चैप्टर सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक का ये निमट जाएगा। और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।